हाय एवरीवन। नमस्ते सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। सेशन का नाम है कॉमन एरर्स। जैसे कि आप थंबनेल पर भी देख ही रहे हो, कॉमन एरर्स माने ऐसी कुछ गलतियां जो बड़े ही सामान्य रूप में हम सभी लोगों से होती है अंग्रेजी का उपयोग करते वक्त। अब ये हम आज के सेशन में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमारी जो एग्जाम्स हुई है ईएसबी की, इसके पहले जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने नोटिस किए या ऑब्जर्व किया है उन क्वेश्चंस को, तो वहां से ये पता चला है कि बेसिकली कौन से मुख्य जो ऐसे टॉपिक्स है जिन टॉपिक्स पर आपको एरर के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं आज के सेशन में लेकर आई हूँ और हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हम देखेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आज का जो सेशन है ये सेशन एक रिवीजन के तौर पे भी आपको काम में आएगा। और जो बच्चे पहली बार या फिर इसके पहले अंग्रेजी की पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी आपको एक अंदाज आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस और किस प्रकार के रूल जो है वो रूल्स अंग्रेजी में हमको होते हैं और कौन से डेप्थ में हमको अंग्रेजी की पढ़ाई करनी होती है। तो ये सारी बातें जो है मैं इस सेशन में करने वाली हूँ। आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, आज का है पार्ट वन। इस सेशन को मैंने दो पार्ट में बनाया है। पार्ट वन हम आज डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट टू हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। समझ गए या नहीं समझे? अच्छा ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग जब तक आप लोगों को मिल चुकी होगी तब तक दिवाली हो चुकी होगी आई गेस, जहां तक हमने प्लानिंग किया था। तो आप सभी लोगों को फिर से वेरी हैप्पी दिवाली। आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से आपने स्पेंड की होगी और बहुत शुभ मंगल और सुखमय दिवाली आपकी रही होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और सेशन स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई आज के सेशन में बेसिकली क्या दो मुद्दों पे हमारा जो है वो फोकस रहेगा। तो सबसे पहली बात, आपको जैसा थंबनेल पर यहाँ पर मैंने लिखकर दे ही दिया है, हम आज कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और उसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स भी मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो सेशन एंड तक देखिएगा। हमारे सेशन को बहुत लंबे आज तक आजकल मैं नहीं ज्यादा रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज ये जो सेशन है सेशन इतने लेंथ में देख लो आप, तो ज्यादा बोर नहीं होगा बेसिकली। तो एट अ स्ट्रेच देखने की कोशिश करिएगा। आधा सेशन अभी आधा सेशन बाद में देखने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं। समझ गया नहीं? तो पूरा सेशन देखिएगा। चलिए तो भाई देखते हैं। बिल्कुल सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। आप लोग जवाब दो या नहीं दो, बट कोशिश करिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, these paintings may look like the real thing but every one of them is fake। कौन से हिस्से में एरर नजर आता है? यहां आप जैसे ये प्रश्न देख रहे हो, आपको कौन से हिस्से में एरर नजर आ रहा है बेटा? सोचिएगा, सोच कर जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत गड़बड़ नहीं करनी है, बट बिल्कुल सोच कर जवाब देना है। ठीक है, ओके। मतलब आपको अपना जवाब अपने पास रखिए, सोचिएगा कि भाई आपका कहां तक किस हद तक आप लोग सही जवाब दे पाते हैं। प्रश्न है, दिस पेंटिंग्स में लुक लाइक द रियल थिंग बट एवरी वन ऑफ देम इज फेक। ठीक है, दीज पेंटिंग्स में कोई दिक्कत है? जी नहीं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। लुक लाइक द रियल थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पेंटिंग्स है ये मे बी में मतलब शक्यताएं है कि ये सही या फिर हम कहेंगे रियल थिंग की तरह दिखे, परंतु एवरी वन ऑफ देम इज फेक। इनमें से हर एक क्या है? फेक है। मतलब रियल लगती है बट दे आर नॉट रियल। कहने का मकसद ये है रियल लगते, दे आर नॉट रियल। यहां पर गलती मैं आपको कहती हूँ, गलती वाला ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन। कैसे? सी ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। सी ऑप्शन में एक एरर है। एरर है एवरी इज वर्ड। एवरी के जगह ना इज का उपयोग कर लेते। ठीक है, अब यहाँ एवरी के जगह हम इज का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्यों, क्या जरूरत है? तो भाई देखिएगा, इच और एवरी ये दोनों भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव हो सकते हैं। इनका उपयोग प्रोनाउन के तौर पे भी होता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी होता है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन किस तरह यूज होते हैं, या फिर पर्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव है या पर्टिकुलर वर्ड प्रोनाउन है, ये कैसे समझेंगे। तो मीनिंग देखिएगा, एडजेक्टिव होता है वो वर्ड जो नाम के बारे में विशेष इंफॉर्मेशन देने के लिए आएगा, और प्रोनाउन होता है वो वर्ड
जो कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने नहीं आता है, नाम के बिल्कुल जगह पर लग जाता है, नाम को हटाकर उसके जगह रख गया, ये होती है विशेषता। तो भाई यहां से समझेगा ना। अब अगर ईच, ईच के लिए मैंने कोई भी नाम यूज किया, जैसे ईच बुक, तो बन गया एडजेक्टिव यहाँ। बट ईच के बाद अगर मैंने कोई नाउन यूज नहीं किया है, ऐसे यूज किया है ईच ऑफ द बुक्स, तो क्या ईच के बाद आपको नाम दिख रहा है? जी नहीं मैम, तो फिर ये क्या हुआ? प्रोनाउन हो। तो ऐसे ही सोचेगा, समझ गए? अब देखिएगा, एवरी वन ऑफ देम, यहाँ पर एवरी की जगह ईच क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ईच एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों भी हो सकता है बेटा, परंतु एवरी ये जो वर्ड है, ये एवरी ये वर्ड सिर्फ एडजेक्टिव ही होता है, प्रोनाउन होता नहीं है। माने एवरी के बाद आप ऑफ द का उपयोग सेंटेंस में बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऑफ द लगाना है तो एवरी वन ऑफ द ऐसा हम यूज करते हैं। ठीक है, अब एवरी वन ऑफ द किसके सेंस में यूज करते हैं? व्यक्तियों के सेंस में। अब क्या यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है? जी नहीं, यहाँ बात हो रही है बेटा जी पेंटिंग्स के बारे में। तो यहाँ एवरी वर्ड ना लगते हुए हम क्या लगा देंगे? each one of them is fake। each one का each का उपयोग हो जाएगा, बिकॉज each ये जो वर्ड है आप वस्तुओं के लिए भी यूज कर सकते हो और व्यक्तियों के लिए भी, बल्कि एवरी वर्ड सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के तौर पे ही काम करेगा। आई नहीं बात समझ में क्या? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। मैं इसी डिस्कशन को फर्दर और भी लेकर जाऊंगी और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एवरी और ईच के बारे में। एवरी और ईच दोनों का अर्थ एक ही है, हर एक, हर एक, दोनों को हम ऐसे ही कहते हैं, हर एक कहते हैं। जब भी मुझे कहना है कि हर एक किताब ये जो है ये हमारे दोस्त होती है, हर एक व्यक्ति ने मुझे विश किया, हर एक स्टूडेंट जो है वो मेरा बड़ा समझदार है, तो भाई हर एक, दैट मीन्स मैं एवरी भी यूज कर सकती हूँ, ईच भी। फिर दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि अगर दोनों भी सेम है तो दो वर्ड अलग नहीं होने चाहिए, एक ही वर्ड होना चाहिए। दो दिए हैं माने कोई तो अंतर होगा। तो पहला अंतर मैं आप लोगों से समझाने वाली हूँ कि ईच ये है, ये ईच वर्ड प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों भी होता है। माने ईच के बाद आप ऑफ द भी देख सकते हो और ईच के बाद आप नाउन भी देख सकते हो। इफ इट इज एडजेक्टिव तो इसके बाद तुरंत नाउन दिखता है, और इफ इट इज प्रोनाउन तो इसके बाद तुरंत ऑफ द आपको दिखता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। हाँ, ईच हमेशा दो चीजों के लिए यूज हो सकता है, आई मीन टू थिंग्स और मोर देन टू थिंग्स के लिए हम ईच का उपयोग करते हैं। समझ गए या नहीं? जैसे ईच स्टूडेंट इज स्मार्ट, यहाँ पर ईच मेरा बेटा एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रोनाउन है। और ही हेल्ड द बुक्स विद ईच हैंड, यहाँ पर ये दो चीजों के लिए काम कर रहा है। भाई देखिएगा ना इस स्टेटमेंट को, देखिए ही हेल्ड द बुक्स विद ईच हैंड। ईच हैंड मतलब अपने हर एक हाथ में उसने किताबें पकड़ रखी थी। तो हर एक हाथ मतलब दो ही हाथ है, किसी को चार हाथ है? नहीं ना, दो हाथ है। अब दो ही हाथ होता है दैट मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने ईच इस वर्ड का यूज किया। इस सेंस में, इसी एग्जाम्पल में अगर मैंने, मेरे से बहुत इच्छा हुई कि मैम मुझे एवरी का यूज करना है, तो मैं इसको ऐसा नहीं कर सकती, ही हैड द बुक्स विथ एवरी हैंड। नो, this is wrong. Why? Because every word cannot be used for two objects, two people, two या नंबर के कंसिडरेशन में every word आप नहीं यूज कर सकते। each यूज करना है आपको। अगर टू के कंसिडरेशन में सेंटेंस में आपको यूज करना हो ये वर्ड्स, तो each एवरी में से आप each ही यूज कर सकते हो, नॉट एवरी। समझ गए? एवरी हमेशा दो से ज्यादा संख्याओं के लिए ही यूज होगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? पक्का श्योर? चलेगा, बहुत अच्छा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी इस वर्ड के, बस एवरी इस वर्ड में इससे अलग क्या है ये दिखा जाए। जैसे एवरी ये बस एडजेक्टिव होता है, एवरी आप दो चीजों के लिए नहीं यूज कर सकते हो। दैट मीन्स
आपको एवरी दो से ज्यादा चीजों के लिए ही यूज करना है, जैसे एवरी मैन इज रिस्पॉन्स, समझ गए। और हाँ, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, एवरी ये जो वर्ड है ये आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ये यूज नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे आप एवरी हैप्पीनेस, जैसे आप एवरी, क्या बोलेंगे हम उसको, एवरी सक्सेस, ये ऐसे शब्दों में, मतलब सक्सेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हैप्पीनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप एवरी ये वर्ड नहीं लगा सकते, ध्यान में रखिएगा। एवरी बिल्कुल गलत हुआ, ईच लगा दो इसके बजाय, एवरी गलत है तो ईच लगाओ, समझ गए क्या। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखो, अभी ये सारे रूल्स है, जो सारे रूल्स मैंने रेगुलर सेशन में नहीं समझाए थे, कॉमन एरर्स के सेशन में समझा रही हूँ, तो एक एक रूल अपने नोट्स में बिल्कुल दर्ज करके रखो, समझ, ठीक है। ओ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को गौर से पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शी हैज each reason to be unhappy after losing her job and her home। उसका घर और जॉब खोने के बाद उसके पास हर एक रीजन था अनहैप्पी रहने का, खुश नहीं रहने का। ठीक है, अभी पढ़ लिया आप लोगों ने। शी हैज each रीजन, अब देखिएगा रीजन ये वर्ड है, रीजन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप ईच नहीं लगा सकते, सॉरी एवरी नहीं लगा सकते, एवरी नहीं लगा सकते, तो यहाँ एवरी यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ ईच यूज कर रहे हैं, तो ईच लगा दिया बिल्कुल, समझ गए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई एरर नहीं है इसमें। शी हैज ईच रीजन टू बी अनहैप्पी आफ्टर लूजिंग हर जॉब एंड हर होम, कोई एरर नहीं है, ये ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेशन में। क्वेश्चन नंबर 3, विल यू जॉइन मी इन विशिंग द ब्राइड एंड ग्रूम ईच हैप्पीनेस। एक मिनट रुक जाएगा, एक मिनट, हाँ। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, गलती ऐसी हुई है, ईच ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट के लिए नहीं यूज हो सकता, ईच ये वर्ड आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए नहीं यूज कर सकते, एवरी यूज कर सकते हो, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ईच कैन नॉट बी यूज फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू विल हैव टू यूज एवरी फॉर इट, समझ गए, ठीक है। मैं इसको बढ़िया से और भी आगे हम थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, एक प्रश्न में करेक्शन करना था हमको, हाँ, यहाँ ईच हटाकर एवरी लगा दो, ईच कैन नॉट बी यूज, इसको लिख देते हैं ईच कैन नॉट बी यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये ध्यान में रखिएगा, ईच हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए नहीं यूज कर सकते, ईच का अर्थ होता है हर एक, एक एक, और एक एक बताना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए सही नहीं है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल को आप एक एक में या हर एक में नहीं बता सकते हो। अच्छा, एवरी का उपयोग कैसे कर सकते हो, एवरी भी तो हर एक या एक एक का अर्थ देता है, बट ध्यान में रखिएगा एवरी ये बहुत से टाइम ऑल का काम करता है, एवरी को हम सेंटेंसेस में ऑल के अर्थ में भी लिख सकते हैं, और फिर आप ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द रीजन ऐसा आप बता सकते हो, बट एक एक दैट मीन ईच ईच के सेंस में उसको नहीं बता सकते हो, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ईच का यूज नहीं होगा,
पॉइंट नंबर 1 ध्यान में रखिएगा। बल्कि एवरी जो है, ये एवरी इज यूज्ड विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये है एक बहुत बड़ी मिस्टेक होते होते बच गई, बट फिर भी हमने करेक्शन कर लिए है, आप भी करेक्शन कर लो। यहाँ पर भैया ईच को हटाकर एवरी का उपयोग हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही। शी हैज एवरी रीजन टू बी अनहैप्पी, व्हाई? बिकॉज रीजन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो, और एब्स्ट्रैक्ट के पहले आप ईच नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे भैया? एवरी लगाओगे, एवरी का यूज करोगे। हाँ जी, समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए बहुत अच्छे, यहां तक बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3, विल यू जॉइन मी इन विशिंग द ब्राइड एंड ग्रूम ईच हैप्पीनेस? अगेन हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप ईच का उपयोग नहीं कर सकते हो, आपको एवरी यूज करना पड़ेगा। सो भैया यहाँ ईच हटाकर क्या कर दो? एवरी लगा दो। शी हैज, विल यू जॉइन मी विशिंग द ब्राइड एंड ग्रूम एवरी हैप्पीनेस, क्या मतलब आप उसको सारी खुशियां विश करने के लिए क्या मेरे साथ आप चलोगे? दैट मीन्स विल यू जॉइन मी, ऐसा बोलते हैं। किसी के साथ कुछ ऑफर करना, किसी को कोई कंपनी ऑफर करना, कंपनी दैट मीन्स साथ, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा आप कहां तक एक्यूरेट हो। The team's change ends at half time so that neither side have an unfair advantage. चलिए ठीक है, जवाब देने की कोशिश कर ली होगी आप लोगों ने, ध्यान में रखिए। द टीम्स चेंज एंड्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल ए ऑप्शन। एट हाफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, नीदर साइड हैव एन अनफेयर एडवांटेज। नीदर, नाइदर, जैसे भी आप पुकारो इसको, ध्यान दीजिएगा। नीदर, ईदर, या फिर आइदर, ईच, एवरी, ठीक है? ये अगर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का सेंटेंस में काम करते हो, ध्यान में रखिएगा, ये प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, जब भी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएंगे, तो भाई इनके साथ जिस वर्ब का यूज आप करोगे वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, बिकॉज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ना सवाल बहुत ज्यादा आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम ये गलती भी बहुत करते हैं। नाइदर साइड, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, मतलब एक का बात चल रहा है, एक की बात चल रही है, दैट मीन्स हैव ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर यूज होना चाहिए हैज वर्ड। आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सी शुड बी योर आंसर। सी इज अ एरर, सी हैज एन एरर। कैसे? हैव को हटाकर हैज लगा दो, व्हाई? व्हाई? बिकॉज नाइदर हैज बीन यूज्ड विद द सब्जेक्ट, एंड इफ सब्जेक्ट के साथ अगर नाइदर, आइदर, ईच, एवरी ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है तो वर्ब आप लगाओगे सिंगुलर। व्हाई? इनको ना हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द। लॉजिक समझा देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स माने ये अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, अगर एडजेक्टिव है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो भी आप इनसे कहो। डिस्ट्रीब्यूटिव है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक में होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, सिंगुलर होगा। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक का ही है तो सब्जेक्ट एक बन गया और वो भी आप एक लगाओगे, सिंगुलर। समझ गए? हैव इज अ प्लूरल, हैव इज सिंगुलर। यहां तक क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना भैया? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा, है ना? देखिएगा मैंने यही रूल को यहाँ कैरी किया है, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच आर फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक है? परंतु
इन सारे शब्दों के साथ ऑफ द का उपयोग हुआ है तो नाउन प्लूरल हो जाएगा बच्चे और सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। नाउन आ जाएगा भैया प्लूरल और वर्ब आ जाएगा भैया सिंगुलर। समझ गए? ध्यान में रखिएगा। जैसे आप अगर आप यूज कर रहे हो ईच पेन, ईच पेन, हैज ब्लू कलर, ईच पेन हैज ब्लू कलर मतलब हर एक पेन का कलर ब्लू है, समझिएगा। अब अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ईच ऑफ दी, तो ईच ऑफ दी के बाद मैं ये पेन सिंगुलर नहीं लिख सकती, मुझे नाम प्लूरल लिखना पड़ेगा पेन, परंतु वर्ब मुझे सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा, हैज ब्लू कलर्स। आई नहीं बात समझ में? क्या देखिएगा, ईच के बाद भाई मतलब ईच आइदर नाइदर कोई भी लिख दो आप, एवरी ईच के बाद तुरंत नाम लिख लिया तो सिंगुलर, ईच के बाद ऑफ द के बाद नाम लिखा तो प्लूरल, परंतु वर्ब यहाँ पर क्या रहेगा? कांस्टेंट सिंगुलर ही रहेगा। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसको कर लिया सेव, पढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मैं बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, पढ़िएगा, जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपके जवाब मुझे कमेंट में दिखने चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट चेक कर रही हूँ, कमेंट में आप लोग कुछ बता नहीं रहे। क्यों भाई, नाराज हो क्या मुझसे? क्यों नहीं बता पा रहे? हम्म, सॉरी। चलेगा, देखिए, दैट इज प्रेफरेबल देन डिपेंडेंस। प्रेफरेबल, मैं सबसे पहले बात करूंगी फिक्स प्रेपोजिशन। प्रेफरेबल होना मतलब प्राधान्य देना, प्राधान्य। अगर मुझे कहना है कि मेरे लिए किताबें ज्यादा प्राधान्य रखती है, मेरे लाइफ में ज्यादा प्रायोरिटाइज मैं किताबों को करती हूँ, तो इसका मतलब है भाई कि आई प्रेफर बुक्स, है ना। बट अब मुझे भाई मुझे ये कहना है कि मुझे मुझे आ, हाँ, मुझे लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है, तो मैं तो लाइक ये शब्द का यूज करूंगी। इसी शब्द को या फिर इसी वाक्य को अनुवाद करते हुए हम अंग्रेजी भी यूज करते हैं। कैसे? आई लाइक रीडिंग देन राइटिंग। ओके, मुझे लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है, यहां तक लाइक। बट मैंने अगर यहाँ पर प्रिफर इस वर्ड का यूज किया तो मैं कहूंगी आई प्रिफर रीडिंग, रीडिंग देन राइटिंग। ये बिल्कुल गलत हुआ, ये बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है। क्यों भाई? प्रिफर के साथ आप देन का उपयोग नहीं कर सकते हो, प्रिफर के साथ आपको टू का उपयोग करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका सही एग्जाम्पल हो जाएगा आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग। मतलब मैं रीडिंग को राइटिंग से ज्यादा प्रेफर करता हूँ या करती हूँ। ये बिल्कुल सही और ये बिल्कुल गलत। उसी तरह देख लीजिए, प्रिफरेबल के साथ आप दैन नहीं लगा सकते हो, यहाँ यूज करिएगा टू, इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत है। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कौन से शब्द है जिनके साथ दैन नहीं लगेगा? तो देखिएगा, प्रीफर, मेजर, माइनर, सीनियर,
जूनियर, मैंने आपको बताया भी थी। अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको पता करने में तो आप एक बार एडजेक्टिव चैप्टर पर जाकर सारी चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको दिखाई है, हमारे कुछ 43 अभी तक के वीडियोस की प्लेलिस्ट आपके पास होगी, तो ध्यान में रखिएगा बेटा जी। तो भाई इतने सारे जो आपको शब्द है और भी एक्स्ट्रा शब्द है, बेसिकली ध्यान में रखिएगा जिन शब्दों के इनमें आई ओ आर लगता है, ज्यादातर ट्रिक यही है, यही बच्चे समझते हैं और मैं भी यही करती हूँ। बट ये 90%, 10% कुछ ऐसे है जो आए और नहीं होते हुए भी दैन यूज नहीं करते, इनके साथ आप दैन का उपयोग कभी नहीं, इनके साथ ट्रू का उपयोग करिए। जैसे माई ब्रदर इज सीनियर देन मी इज स्ट्रॉन्ग, माई ब्रदर इज सीनियर टू मी, इट इज राइट। ही इज जूनियर देन मी, गलत, ही इज जूनियर टू मी, दिस इज राइट, है ना। ही इज माइनर देन यू, गलत, ही इज मेजर, ही इज माइनर टू यू, ये बात समझिएगा बेटा जी। क्लियर? हाँ भाई, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा मैं आपको सच में कह रही हूँ, हमने ना प्रश्नों के तौर पे मतलब लाइक थ्रू क्वेश्चंस मैंने आपको ये कंफ्यूजिंग जो एरर्स है वो एरर समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। इससे अच्छा कोई और रास्ता मुझे मिलता नहीं है एरर समझाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया से पढ़िएगा। प्रभाकर राइट्स, कहते हैं प्रभाकर अराइव्स इन दी ऑफिस एज फ्रेश एज ही स्टार्ट्स फ्रॉम होम इवन दो ही कम्यूट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। कम्यूट करना दैट मीन्स आना जाना करना, कहीं पर ट्रैवल करना, बिल्कुल अप डाउन जैसे हम कहते हैं उसको हम कम्यूट कहते हैं। कोई दिक्कत, एनीथिंग, कोई भी परेशानी आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो अच्छी नहीं, बिल्कुल। प्रभाकर अराइव्स इन द ऑफिस एज फ्रेश एज सी स्टार्ट, सो प्रभाकर अराइव इन द ऑफिस, बिल्कुल सही। as fresh as he starts, बिल्कुल from home even though he commutes a long distance, he commutes a long distance, बहुत सी बार he commute from यूज होता है जो कि गलत है, बिल्कुल गलत। commute इस वर्ड के साथ आप किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, कम्यूट के साथ प्रपोजिशन लगाना ये गलत है। कम्यूट को ऐसे लिखो, कम्यूट माने अप डाउन करना, आना जाना, किसी ऐसी जगह पर रोज आते जाते रहना। देखिए ट्रैवल करना हम नहीं कह सकते कम्यूट को, क्योंकि आप जैसे कोई एक व्यक्ति है जो पुणे से मुंबई जाता है रोज, या फिर इंदौर से भोपाल जाता है, पुणे मुंबई तो महाराष्ट्र हो गया, एमपी का लेते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो इंदौर से भोपाल जाता है रोज और भोपाल से वापस इंदौर आता है, तो उसको हम कम्यूट कहते हैं। ट्रैवल हो गया कि भाई आप मस्त उत्तर प्रदेश घूमने चले गए बढ़िया से, तो दैट इज ट्रैवल जर्नी, हम अलग अलग नाम देते हैं उसको। कम्यूट इज रेगुलर का आना जाना, समझ गए। तो भाई ये कम्यूट के साथ हम बहुत का प्रपोजिशन यूज करें जो ना यूज करें, समझ गए। और भी एक दिक्कत है आपको होनी चाहिए थी, अराइव्स के साथ इन कैसे लगेगा मैम, अराइव्स इन द ऑफिस, तो आप इन द ऑफिस ये टर्म यूज करते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा, समझ गए। चलिए लेट्स सेव इट एंड लेट्स गो, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिस क्वेश्चन वाज रियली वेरी फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैड डन माय होमवर्क व्हेन हरीश हैड कम टू मीट मी। बढ़िया से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हाँ जी ठीक है। आई हैड डन माय होमवर्क व्हेन हरीश हैड कम टू मीट मी, ध्यान में रखिए, मैंने मेरा काम खरीद कर खत्म कर लिया था जब हरीश मुझे मिलने आया था। मैंने ना आपको टेंसेस में एक बहुत अच्छी पेयर बताई थी, इस पेयर का नाम था सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। भैया देखिएगा
सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों साथ साथ यूज हो सकते हैं, परंतु मैंने क्या आपको अभी ये पेयर बताई थी कि एक पास्ट परफेक्ट अगले पास्ट परफेक्ट के साथ जाता है? जी नहीं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट ये दोनों टेंसेस सेम सेंटेंसेस में कभी भी साथ यूज नहीं होंगे, है ना, ये एक रॉन्ग पेयर है, गलत कपल है। आपको क्या करना है फिर, एक सिंपल पास्ट कर देना है और एक पास्ट परफेक्ट। फिर कौन सा आप सिंपल पास्ट करोगे और कौन सा पास्ट परफेक्ट, तो देखिएगा ये जो पेयर है, ये पेयर उन दो एक्शंस के बारे में बताती है जो दो एक्शंस पास्ट में परफॉर्म हुई है, पॉइंट नंबर वन, और वो जो दो एक्शन है वो पास्ट में आफ्टर वन अनदर, दैट मीन्स एक के बाद एक यूज हुई है। उन दो एक्शंस के लिए हम ये दो टेंसेस का उपयोग करते हैं। सिंपल पास्ट हम यूज करते हैं उस एक्शन के लिए जो सेकंड, मतलब जो सेकंड एक्शन है उसके लिए सिंपल पास्ट लगाइएगा, और जो फर्स्ट एक्शन है ना उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज करिएगा। ये दोनों में क्या अंतर है, देखिएगा। अब जैसे आपने पास्ट में दो एक्शन परफॉर्म की और एक एक्शन हुई है पहले और एक एक्शन तुरंत उसके बाद, तो जो उसके बाद एक्शन हुई है भाई वो सेकेंड एक्टिविटी हो गई, और जो पहले हुई है वो फर्स्ट एक्टिविटी, समझ गए। अब जैसे डॉक्टर से आने, डॉक्टर का सॉरी, डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज गुजर चुका था, बहुत ही सैड बात है। बट दो एक्शन है, एक एक्शन पहले हो गई, दूसरे एक्शन बाद हुई। उसको देखने से पहले ही वो निकल चुका था, पहली एक्शन उसको देखना, पहली एक्शन वो निकल गया, दूसरी एक्शन मैंने उसे देखा। सोचोगे तो समझेगा, थोड़ा कंफ्यूज तो जरूर। तो भाई जब भी दो एक्शंस एक के बाद एक पास्ट में परफॉर्म होगी तो दो एक्शंस को ऐसे लिखना होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब मैंने मेरा काम कर लिया था जब हरीश मुझे मिलने आया, अब उसी समय मैं काम नहीं कर रहा था, मैंने मेरा काम कर लिया था, फर्स्ट एक्शन हुई, मैंने मेरा काम कर लिया, उसके बाद हरीश मुझे मिलने आया। तो हरीश मिलने आने की जो एक्टिविटी, इसके साथ आपने हैड और V3 का उपयोग कर रखा है, जो कि गलत है। आपको यूज करना है हरीश केम टू मीट मी। केम क्यों लगाओगे, केम हुआ भाई वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और हैड प्लस V3 हुआ पास्ट, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस हैड प्लस V3 आप सेंटेंस में साथ में यूज कर सकते हो। वो फिर मान, मतलब आप जैसे आप सोचोगे कि फर्स्ट एक्शन है तो हैड प्लस V3 और सेकेंड एक्शन है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आगे बात समझ में, कम की जगह आप लगा दो के। यहां आपकी गलती हो चुकी है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है धन्यवाद। हाई बात समझ में क्या, पेयर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पेयर होती है, इस पे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और मैं सच में कहती हूँ प्रश्न में बहुत बार प्रश्न आते रहेंगे, लाइक आगे भी प्रश्न आते रहेंगे, समझ गए। हाँ जी बेटा, इसको कर लिया सेव, और पढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। अच्छा ये तो हो गया। कश्मीर सेलिब्रेट्स its first independence of day after the scrapping of Article 370 amid heavy security। आराम से पढ़िएगा, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं करनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं।
ओके, Kashmir celebrates its first independence of day. So its first independence of day. Its first independence day. सबसे पहले again the scrapping of Article 370. After the scrapping of Article 370 amid heavy security. Scrapping of यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ दी आर्टिकल का यूज आपने कर दिया। अगर ये यहाँ वर्ब होता तो आप द आर्टिकल का उपयोग यहाँ नहीं करते। आर्टिकल 370 को स्क्रैप ऑफ करने के बाद सो दी स्क्रैपिंग ऑफ जो आपने यूज किया है ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अमिड हेवी सिक्योरिटी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती थी, आपका ऑप्शन नंबर बी गलत था। इंडिपेंडेंस डे साथ में होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ डे ये गलत स्टेटमेंट हुआ। आगे द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 नहीं लगा, द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 इज राइट, आई एम सो सॉरी। पर अगर समझिएगा आफ्टर के बाद आपने सिर्फ स्क्रैपिंग इस वर्ड का यूज किया है, तो फिर इसके पहले द मत लगाओ। अगर ऑफ नहीं लगा है, स्क्रैप ऑफ जो है ये एक नाउन का काम कर रहा है, यहाँ जेरन का काम कर रहा है, समझ गए? तो जेरन के पहले आपने द आर्टिकल लगा दिया क्योंकि वो नाउन का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर आपने जेरन नहीं लगा, स्क्रैप ऑफ नहीं किया होता, सिर्फ स्क्रैपिंग यूज किया तो द आर्टिकल नहीं लगता। क्या होता है देखिएगा, एक बार मैं बहुत बखूबी से समझाती हूँ आपको। प्रेपोजिशन के बाद आपने अगर वर्ब यूज करना है तो वो चौथे फॉर्म में यूज होता है। हाँ, परंतु टू ये एक प्रेपोजिशन है जिसके साथ वर्ब पहले फॉर्म में यूज हो, एक्सेप्शन। ये हो गया पहला पॉइंट जो मुझे आप लोगों को समझाना था। सेकेंड पॉइंट जो है वो बढ़िया से अच्छे से मैं एक पेज पर समझाने की कोशिश करूंगी, आप सभी लोगों को सब्र रखिएगा, ठीक है? मैं आपको I'm just going to discuss some gerund forms with you. मैं अभी gerund forms डिस्कस करने की कोशिश करने वाली हूँ। तो ब्लैंक पेज, कोई ब्लैंक पेज है? जी नहीं, चलिए इस पे ही समझ लेते हैं। जेरंड माने क्या? जेरंड माने देखिएगा, वर्ब जो है ना वो वर्ब अपने आपके अर्थ में एक क्रिया ही होती है, समझ गए? जब एक क्रिया क्रियापद का काम करे दैट मीन्स वो वहां पर सच में एक एक्टिविटी ही दिखाने का काम कर रहा है, और वो एक्टिविटी प्रत्यक्ष रूप में हो रही है, हो चुकी है या रोज होती है, ऐसे सेंस में यूज हुआ है, तो उसको कहते हैं हम फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा सोचने के लिए, सोचिएगा। वर्ब के ना दो काम होते हैं, ध्यान से सुनिए मैं समझाती हूँ। एक होता है फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब माने ऐसे फॉर्म जिस फॉर्म में वर्ब अपनी क्रिया में है, या तो क्रिया हो चुकी है या क्रिया हो रही है या रोज होती है, ठीक है? नॉन फाइनाइट फॉर्म मतलब ये फॉर्म जिसमें वर्ब जो है वो वर्ब किसी क्रिया में नहीं है, वो किसी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या तो नाम का काम कर रहा है, या तो वो एडजेक्टिव ही है। अब देखिएगा वर्ब जब अपने थर्ड फॉर्म में बनकर एडजेक्टिव होता है तो बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब जब अपने फोर्थ फॉर्म में होकर एडजेक्टिव बनता है तो वो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब वर्ब अपने चौथे फॉर्म में बनकर नाउन होता है सो दैट इज जेरंड। ये मैंने बहुत शांति से समझाया, इसको बोर्ड पर समझेंगे। जब वर्ब V4 होकर नाउन का काम कर ले, सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो उसको कहा जाता है जेरंड। जब वर्ब V3 होकर एडजेक्टिव का काम कर ले तो उसको उस समय कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। और जब बल्कि वर्ब V4 होकर, V4 माने क्या? ING लग जाना उसको। V4 होकर सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे उस समय वो कहलाया जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स के फॉर्म है, इसको नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स मतलब वर्ब अब वर्ब नहीं रहा, दोस्त दोस्त नहीं रहा,
वर्ब वर्ब नहीं रहा, उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब वर्ब अपनी चौथी क्रिया में कंटिन्यूअस क्रिया नहीं दिखा रहा है, एक नाउन दिखा रहा है, तो जेरंड हो गया। थर्ड में वो परफेक्ट टेंस में यूज नहीं हुआ है, वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। और फोर्थ फॉर्म में अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। माने कैसे? जैसे प्लेइंग इज माई हॉबी, इसमें प्लेइंग ये वर्ड क्या क्रिया दिखाने का काम कर रहा है? जी नहीं मैम, ये एक नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या वर्ब कभी सब्जेक्ट का काम कर सकता है? जी नहीं, यहाँ कर रहा है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब वो जेरंड है। ठीक है, आगे पास्ट पार्टिसिपल। आई हैड, आई हैड, आई हैड, आई एम वेरी टायर्ड, माने मैं कैसी हूं आज? मैं बड़ी थकी हुई हूँ। टायर्ड, ये टायर का V3 फॉर्म है। ये यहाँ पर आई, दैट मीन्स एक प्रोनाउन को इंफॉर्मेशन, प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करता है, समझ रहे हो? तो जब भी एक वर्ब का तीसरा फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे, उसको कहा जाएगा भाई पास्ट पार्टिसिपल। और जब वर्ब का चौथा फॉर्म, दैट मीन्स आई हैड अ टायरिंग डे, टायरिंग डे मतलब थकाने वाला दिन मेरा आज का था, मतलब मैं बहुत थक चुकी हूँ। बल्कि यहाँ पर जो टायरिंग वर्ड यूज किया है, माने टायर प्लस वी आईएनजी, दैट मीन्स V4, ये डे को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इट इज एडजेक्टिव, एंड जस्ट बिकॉज इट इज एडजेक्टिव, सो इट इज V4 फॉर्म। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इसको कहा जाएगा भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल। टायरिंग, मैं ना हट जाती हूँ अभी यहाँ से, और शांति से आप पढ़ो। और एक और नॉन फाइनाइट फॉर्म होता है जो मैंने अभी नहीं बताया आपको, वो होता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव माने टू प्लस बी वन, टू के बाद जब वर्ब का पहला फॉर्म यूज हो जाए, उसको कहा जाएगा इंफिनिटिव। समझ गए? इसको पढ़िए, हाँ, शांति से पढ़िएगा। ठीक है, लक्षण ध्यान में रखने का, सॉरी सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, हाँ चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेनी बोरोवर्स नाउ फाइंड देमसेल्फ caught in precarious financial position। सोचिएगा। क्या? मेनी बोरोवर्स, बोरोवर्स माने जिन्होंने उधार लिया है, उनको कहते हैं बोरोवर। नाउ फाइंड देमसेल्फ, वो खुद को मतलब वहां पाते हैं, कॉट इन प्रिकरियस फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आर्थिक क्या कहेंगे भाई हम, स्थिति। तो वो बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयानक आर्थिक स्थिति में, मतलब बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति में खुद को पाते हैं बहुत सारे बोरोवर्स। सिंपल। भैया आप देखिएगा यहाँ पर
एक एरर है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही शानदार एरर है देमसेल्फ। क्या है एरर, क्यों है ये? मैं आपको 3 वर्ड लिखकर दे रही हूँ, एक लिखकर दे रही हूँ योर सेल्फ, आर सेल्फ और देम सेल्फ। ये आर सेल्फ गलत, देम सेल्फ गलत, योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्फ भी हो सकता है। क्यों, कैसे? जब मुझे प्लूरल यूज करना है यू, तो मैं योर सेल्व्स यूज करूँ, और जब मुझे सिंगुलर यूज करना है यू, तब मैं योर सेल्फ यूज करूंगी। ये सारे सिंगुलर है, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है। तो ये क्यों के सिंगुलर है? तो ये सेल्फ, ये वर्ड अपने साथ ले सकते हैं, सॉरी, हाँ जी। तो योर सेल्फ कैन बी सिंगुलर, बट आर सेल्फ और देम सेल्फ ये सिंगुलर नहीं हो सकते कभी भी, ये सिंगुलर नहीं हो सकते, इसलिए सेल्फ ये इनके साथ नहीं होगा, इनके साथ यूज होगा आर सेल्व्स और देमसेल्व्स। ये देमसेल्व सही है और ये आर सेल्फ सही है, सेल्फ नहीं यूज करेंगे, सेल्व्स। व्हाई? बिकॉज ये प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल के डब्बे में ये योर सेल्फ, आर सेल्फ और देम सेल्फ बैठेंगे। आर सेल्फ और देम सेल्फ ये गलत होते हैं, यहां यूज किया है देम सेल्फ, इसको हम कर देंगे देम सेल्व्स। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मैं अभी 2-3 सवाल हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर ही लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, जिस पर हम सभी ध्यान देने चाहिए, आप सभी लोगों ने, कि भाई ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये एक समझदारी पूर्वक चीजों के साथ ही यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर आप इसका यूज करोगे, कहीं पर भी नहीं यूज। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, बहुत अच्छे से 10 पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, पढ़ लिया इसको? चलिए अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, शायद आप लोगों को इसका आंसर आ भी गया होगा। नन ऑफ द वीमेन अवेल्ड देम ऑफ रिस्पाइट केयर एंड दे फेल्ट दैट फैमिली वाजंट बेस्ट इक्विप्ड टू डील विद द केयरिंग नीड्स ऑफ इट्स मेंबर। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भले आपको समझ नहीं आया होगा, बट इस स्टेटमेंट का एरर समझ में आ गया होगा। एरर है इस स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर ए। क्या एरर है ए में? अवेल, ये एक वर्ड दे दिया है, अवेल मतलब किसी चीज का फायदा उठाना, फायदा उठाना, किसी चीज का लाभ उठाना। फायदा ना बोलते हो, मैं लाभ लिखूंगी तो अच्छा हो जाएगा, किसी चीज का लाभ मिलेगा। भाई अवेल इस वर्ड के साथ जो वर्ब, ये जो वर्ब है इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं मैम? तो भाई ये देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये सारे जिनको सेल्फ लग गया वो रिफ्लेक्सिव बन गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का ना एक विशिष्ट उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझेंगे। तो भाई वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है ट्रांजिटिव और एक प्रकार होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब माने वो वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज होना जरूरी होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब माने वो वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं भी यूज हुआ फिर भी उनका अर्थ पूर्ण आ जाए। सकर्मक अकर्मक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हिंदी वाला, मैंने आपको ये वर्ब में समझाया भी था।
तो अगर दिक्कत आ रही है तो वर्ब जाकर देख लीजिए, वर्ब में समझा था। तो भाई देखिएगा, अभी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो रिफ्लेक्सिव लगा दो, ठीक है। अब वो कौन से वर्ब्स है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, तो मैंने आपको आराम से लिस्ट तो आराम से दे दी है, स्टिल में थोड़ा रिवीजन के तौर पे ऐसे कुछ वर्ब्स कर, जैसे एक वर्ड है अवेल, एक वर्ड है एब्सेंट, एक वर्ब है एंजॉय, एक वर्ब है रिकनसाइल, रिकनसाइल म्हणजे बैलेंस आउट करना माने, एब्सेंट हो गया, ठीक है, एंजॉय, प्राइड, एवेंज, एवेंज माने रिवेंज, प्राइड माने गर्व होना, एंजॉय माने वो तो आपको पता है, ठीक है। एडजस्ट, इन वर्ब्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, माने यहां जो भी यूज होना है, जैसे यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट यूज होगा उसके हिसाब से आप प्रोनाउन यूज करो। यहाँ वीमेन यूज हुआ है, देम दे आर दी प्लूरल, सो प्लूरल इसलिए देम, देम सेल्व्स आप लगाइएगा, ठीक है। क्या यूज करोगे, देमसेल्व्स। क्या बात समझ आई आप सभी लोगों को, बहुत बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो दोबारा पॉज कर वीडियो थोड़ा 10 सेकेंड्स पीछे लेकर आप ये वीडियो देखो। मैंने जो जो वर्ब्स लिखवाए हैं वो वर्ब्स के बाद आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे और भी वर्ब्स है, सिर्फ उतने ही है। वो वर्ब्स के साथ आपको अगर ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब वहां पर रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा भाई, वो एक दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ सब कुछ, पक्का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11 कहता है ऑटोमेटिकली टू डिबार availing us of such services seems to me be an unnecessary sacrifice। तो भाई ऑटोमेटिकली टू डिबार, डिबार मतलब डिबार, डिबार्ड कहते हैं, डिबार्ड मतलब सीज कर देना, कोई चीज ना करने देना, रोक देना। सो ऑटोमेटिकली टू डिबार अवेलिंग ऑफ अस, अवेल ऑफ इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव का यूज होना चाहिए। सो यहां अस हटाकर आप आर सेल्फ क्यों नहीं लगा देते, सही हो जाएगा स्टेटमेंट। आपकी गलती है ऑप्शन नंबर बी, और इस अस को हटाकर आप लगा दो आर सेल्फ, क्योंकि अस माने आपको वी का रिफ्लेक्सिव यूज करना है, तो वी का रिफ्लेक्सिव होता है आर सेल्फ। सो अवेल आर सेल्फ ऑफ, अवेल ऑफ माने लाभ उठाना, थोड़ी देर पहले ही समझा था। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव यूज होता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं। आज ये ऑब्जेक्टिव है एंड आर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव यूज करोगे, आज नहीं, ठीक है। सेव कर लिया इसको अच्छे से। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ध्यान से पढ़िएगा, पढ़कर जवाब देने की कोशिश, मतलब आई मीन आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, मैं जरूर चेक करूंगी कि कितने जवाब सही है गलत है। केशरी अगर देख रहा है तो केशरी जरूर अपने स्कोर जो है वो स्कोर बताता था, अभी रिकॉर्डिंग में भी आप सभी लोग को बताने। हाँ जी बेटा। ठीक है पढ़ लिया। He is one of those officers who follows orders blindly and unthinkingly, no error। बहुत अच्छे से लिखिएगा, बहुत अच्छे से। He is not one of those officers। अब ना यहाँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में लिखे, He is not one of those officers, वो उन ऑफिसर्स में से नहीं है।
पढ़िएगा, ठीक है। हु फॉलोज ऑर्डर्स ब्लाइंडली एंड अनथिंकिंगली। ए ऑप्शन में कोई एरर नहीं है, परंतु बी ऑप्शन में एरर है। फॉलोज ये वर्ड गलत है, इस फॉलोज के जगह फॉलो यूज करिएगा। क्यों? फॉलो ये जो वर्ड है ये है प्लूरल वर्ड, प्लूरल वर्ब, और फॉलोज ये सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर यूज करना है यहाँ पर प्लूरल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? क्यों सिंगुलर, क्यों प्लूरल? इतना तो पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, समझ गए। अब जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट भले आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ही है यूज हुआ हो, ही इज वन ऑफ दोज ऑफिसर्स, परंतु बोला क्या गया है कि वो उन ऑफिसर्स में से है जो ऑफिसर्स ऑर्डर जो है वो बिना कुछ सोचे समझे, दैट मीन्स अनथिंकिंगली और ब्लाइंडली, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से ट्रस्ट करते हुए ऑर्डर्स क्या करेंगे, मानेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो हु के बाद आपने वर्ब का यूज किया है, ये वर्ब का यूज ऑफिसर्स के लिए हुआ है, उस बंदे के लिए नहीं, ही के लिए नहीं, ये ऑफिसर्स के लिए। अब ऑफिसर्स है प्लूरल बाबा, तो प्लूरल है इसीलिए यहाँ वर्ब भी प्लूरल यूज होगा, दैट इज फॉलो। आ रही बात समझ में? अगर होता सिर्फ ही इज वन ऑफ, ये नहीं होता वन ऑफ द, या होता ही इज द ओनली ऑफिसर, तो फिर आप फॉलोज लगा देते क्योंकि ये सिर्फ उसके बारे में ही बात हुई है। परंतु उन ऑफिसर्स में से है ऐसा कह दिया ना, तो उससे आप समझ जाइएगा कि ये जो बात कही है ये बात बिल्कुल आपने उन ऑफिसर्स में से एक है। तो ऑफिसर्स क्या डिस्क्रिप्शन होने वाले हैं आगे। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ये वो प्रोनाउन होते हैं जो दो अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कनेक्ट करेंगे। पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिया, दूसरे वाक्य के वर्ब को लिया, दोनों को कनेक्ट करने का काम रिलेटिव प्रोनाउन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक ट्रिक का वर्ड मतलब ट्रिक्स लिख के देती हूँ, ध्यान में रखिए। जब भी प्रोनाउन के बाद वन ऑफ दी दिया है और उसके बाद हु या विच या दैट का उपयोग किया है, तो आप इस सेंस में वर्ब यहाँ पर प्लूरल लगाइएगा, है ना। ये मैंने लिख दिया बिल्कुल, अभी आप ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। जब भी प्रोनाउन हो, लाइक प्रोनाउन लिख दिया और उसके बाद में वन ऑफ द दिख गया अपने को, वन ऑफ द दिख गया, वन ऑफ द के बाद अगर आपको हु दिखता है या विच या दैट दिखता है, तो आप एक प्लूरल वर्ब यूज करोगे। यहां सिंगुलर दिया है, दिस इज सिंगुलर, फिर गलत हुआ, हमको प्लूरल चाहिए, समझ गए। फॉलो उसका कर दो फॉलो, दैट्स इट। पक्का? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है भाई? श्योर? चलिए बहुत अच्छा, गुड, बड़े समझदार बच्चे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, the only one of the students who is American were late for the assembly. एक मिनट, इसको पढ़ो आराम से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यहाँ कहा है ओनली वन ऑफ दी, ओनली मतलब वही सिर्फ एक, ओनली का अर्थ माने एक। यहाँ पर बोला है ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज अमेरिकन वर लेट फॉर द असेंबली। वही एक स्टूडेंट जो कि अमेरिकन था वो लेट था असेंबली के लिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हुई है, इसलिए वर ये वर्ब नहीं यूज होगा, या यूज होगा वॉज। क्यों? यहाँ पर ये ओनली शब्द दिख गया ना, ओनली शब्द अगर आपको दिखता है, जैसे आपको अगर ओनली शब्द दिखता है और उसके बाद अगर वन ऑफ द दिखता है, तो आप वर्ब जो है वो सिंगुलर ही यूज करके ध्यान में रखिए।
चाहे नाउन वहां पे प्लूरल हो या कुछ भी हो, ओनली ये वर्ड दिख गया तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। या फिर आपके पास अगर कोई भी प्रोनाउन दे दिया जो प्रोनाउन सिंगुलर है, मैं प्रोनाउन या नाउन नहीं लिखूंगी, यहाँ सब्जेक्ट समझेगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जो सिंगुलर है और उस सब्जेक्ट के बाद अगर आपको हु या व्हाट या विच, व्हाट नहीं आएगा, विच या दैट दिया हो ना, तो आप बेटा सिंगुलर वर्ब का यूज करिएगा। ये मैंने ट्रिक्स के 2-3 कुछ रूल लिख दिए यहाँ पर। ये पहले में मैंने आपको पहला रूल बताया था और ये दूसरे में मैं आपको सेकंड और थर्ड रूल बता रही हूँ। ओनली यूज किया तो सिंगुलर वर्ब, अगर आपने वन ऑफ द का यूज नहीं किया तो सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ द का यूज हुआ है सिर्फ तो प्लूरल, और वन ऑफ द के साथ ओनली लगा है तो सिंगुलर वर्ब। आई बात क्या समझ में? यहाँ पर वन ऑफ द का यूज तो हुआ है परंतु यहाँ पर ओनली भी यूज हुआ है तो सिंगुलर मान जाएगा। बट परंतु यहाँ पर वन ऑफ द का यूज हुआ है और ओनली नहीं यूज हुआ तो प्लूरल वर्ब, और वन ऑफ द नहीं यूज हुआ है तो सिंगुलर। कोई वन ऑफ द लगा है नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। वन ऑफ द माने क्या होता है? वन ऑफ द माने ग्रुप में से कोई एक। तो जब आप कोई बात करते हो तो बात अगर आप एक के बारे में कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि राम इज द ओनली स्टूडेंट हु इज अ टॉपर, राम एक वही एक स्टूडेंट है जो टॉपर है, तो हु इज अ टॉपर, समझ गए? इज। बट मैंने कहा राम इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, मतलब उन विद्यार्थियों में से एक है राम, हु आर टॉपर्स, जो टॉपर्स है। तो माने क्या हुआ, एक समूह है जिस समूह में ये सारे लोग टॉपर्स है और उसमें एक राम है, समझ गए? ये होता है वन ऑफ द का जादू। और जब हम यूज करते हैं ओनली वन या फिर राम इज द वन, वन ऑफ द नहीं, राम इज हु इज द टॉपर, तो भाई आपने सिंगुलर वर्ब यूज करते क्योंकि राम के साथ वन ऑफ द नहीं यूज हुआ। समझ गए? हाँ चलिए ठीक है, ओनली यूज हो गया फिर भी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। यहां तक आ गए प्रश्न क्रमांक 14 को। मिनिमम 15 प्रश्न अच्छे से तरह से ले 14 चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा has announced 5 lakhs rupees compensation for the family of those killed in the flood and rains। ठीक है, समझ आ गया होगा एरर? एरर की बात करेंगे। यहाँ एरर है 5 lakhs rupees, आप यूज करो 5 लाख रुपीज, 5 lakhs नहीं 5 लाख, ये लैक्स हुआ गलत, दैट मीन्स ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। क्या इसमें लैक्स क्यों लगाया? क्या होता है, क्या रूल है ये? रूल को फिर जब भी आपने न्यूमरल नाउन लाइक नंबर, न्यूमरल नहीं, जब भी आपने एक नंबर किसी भी न्यूमरल नाउन के पहले यूज किया तो वो न्यूमरल नाउन वहां सिंगुलर होगा। ठीक है भाई, और उसके बाद एक प्लूरल नाउन यूज हो जाएगा। जैसे 5 लाख रुपीज, 5 ये नंबर हुआ, लाख ये न्यूमरल नाउन होता है। न्यूमरल नाउन माने क्या? ऐसे नाम जिन नामों के द्वारा एक संख्या पता पड़ती है, जैसे 1000, लाख, करोड़, ये एक संख्या होती है, समझ गए? और रुपीज ये तो प्लूरल नाम हो गए। परंतु अगर स्टेटमेंट में नंबर ना हो
और सिर्फ न्यूमरल नाउन दिया हो तो क्या होगा, देखो ये न्यूमरल नाउन प्लूरल हो जाएगा और इसके साथ ऑफ का यूज होगा और उसके बाद एक प्लूरल नाउन यूज होगा। जैसे 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 होगा, यहां से 5 हटा दिया तो ये लाख का हो जाएगा लैक्स ऑफ रुपीस। इसका हिंदी में अनुवाद होता है 5 लाख रुपये और इसका अर्थ होता है लाखों में रुपया। लाखों में बोले तो लैक्स ऑफ एंड 5 लाख बोले तो 5 लाख करोड़। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों से बताई है। अभी आप लोगों को बताइए, लिटरली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सीरियसली। ठीक है, इसको कर लेते हैं इसे। ध्यान दीजिएगा, नंबर दिया है क्या न्यूमरल नाउन के पहले, तो जी हाँ। तो भाई आपने क्या किया, एक सटीक नंबर बताने की कोशिश की है। तो सटीक नंबर बताने की कोशिश की है तो वो बिल्कुल ऐसे यूज होगा जैसे 10,000 पीपल, दैट मीन 10,000 लोग। ठीक है, अब जैसे आपने 10 निकाल दिया 1000 में से तो हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दैट मीन हजारों में लोग। आपको बताना है 2 डजन बनाना, सो आप बोलोगे 2 डजन बनाना। समझ गए, 2 ये नंबर लगा आपने, 2 निकाल दो तो हो जाएगा डजन्स ऑफ बनानास। आई क्या बात समझ में, नंबर अगर आपने हटा दिया न्यूमरल नाउन के पहले से तो ऑफ लग जाता है ना। बहुत जरूरी, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात है भाई। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। 15 नंबर का प्रश्न ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश मेरे बच्चों करिए। The government has released 100 crore rupees under the State Disaster Response Fund to 14 districts, of which rupees 25 crores will go to the worst hit Balgavi. अब यहां दिया है गवर्नमेंट हैज रिलीज 100 करोड़ रुपीज। अब देखिए 100 करोड़ रुपी दिया है, रुपी है ना, कोई अटपटा नहीं लग रहा है ये बात। द गवर्नमेंट हैज रिलीज 100 करोड़ रुपी अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में कोई दिक्कत नहीं, टू 14 डिस्ट्रिक्ट कोई दिक्कत नहीं, ऑफ विच रुपीज 25 करोड़, रुपीज 25 करोड़ विल गो टू द वर्स्ट हिट बेलागावी। यहां पर ना आपको दिया है 100 करोड़ रुपी, रुपी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा रुपीज, क्योंकि एक से ऊपर की संख्या है तभी हम संख्या देते हैं। समझ गए, अब संख्या एक से ऊपर हो गई माने वर्ग तो आपको, आप जो नाउन यूज कर रहे हो वो नाउन तो आपने क्या यूज करना है, प्लूरल ही यूज करना है। सो रुपी का आपने रुपीज कर दिया तो आपका बहुत ही सिली सी मिस्टेक थी, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, रुपी की जगह आप कर दो रुपीज। ठीक है, अब इधर देखो, इधर ऐसा दिया है RS 25 करोड़, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रुपीज 25 करोड़। सो यहां पर भी गलती है, यहां पर ए ऑप्शन गलत हुआ, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन में गलती है। 25 करोड़ नहीं यूज करो, 25 करोड़ नॉट करोड़। अगर आपके करोड़ यूज करना है तो वहां पर नंबर नहीं चाहिए, यहाँ नंबर दे दिया ना आपको 25, तो 25 नंबर दे दिया तो आप इसको प्लूरल नहीं यूज कर सकते, आप इसको सिंगुलर यूज करो। करोड़ का क्या हो जाएगा, ओनली करोड़, करोड़ विल गो टू द वर्स्ट हिट बेलागावी। समझ गए, ओके, अब इसको कर लिया सेव। 2 एरर थे भाई। हम्म चलिए अभी प्रश्न क्रमांक 16 जो एक और डिस्कस कर लेते हैं और बाकी सारी चीजें अगले रिकॉर्डिंग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। मिस्टर ब्लैक हैज बीन अ क्लाइंट फॉर दिस फर्म सिंस मेनी इयर्स।
सिंस मेनी इयर्स माने ऐसा क्यों दिया, सिंस मेनी इयर्स? हैज बीन अ क्लाइंट माने क्या है, मिस्टर ब्लैक जो है ये क्लाइंट रह चुके हैं दिस फर्म के, इस फर्म के काफी सालों से। अब काफी सालों से ये कोई निश्चित साल का नाम नहीं है, कोई एक निश्चित समय का नाम नहीं है। अगर कभी भी एक निश्चित समय का नाम दिया हो तभी उसके पहले सिंस इस प्रपोजिशन का यूज करिएगा। अगर आपको निश्चित समय नहीं दिया हो तो सिंस नहीं यूज करेगा। अच्छा ठीक है, फिर सिंस नहीं यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ यूज करेंगे हम फॉर इस प्रपोजिशन को। क्यों? मेनी इयर्स माने बहुत साल, मेनी इयर्स माने बहुत साल, बहुत साल। मेनी इयर्स का अर्थ होता है बहुत सारे, बहुत सारे साल, ये कोई निश्चित संख्या नहीं, ये एक टोटल पीरियड है, टोटल कालावधि है, टोटल समय है। टोटल समय दिया हो तो फॉर लगाइएगा, और अगर निश्चित समय दिया हो तो सिंस लगाइएगा। एक बार ध्यान रखिए, मैंने ये बात आपको टेंसेस में समझाई थी, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल नहीं समझा रही हूँ। जैसे मैंने अगर कहा कि मैं ट्यूसडे से काम करते आ रही हूँ, दैट मीन्स आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे, मतलब मैं मंगलवार से काम करते आ रही हूँ। और मैंने कहा कि मैं एक हफ्ते से काम करते आ रही हूँ, इसका अर्थ है आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ वीक, एक हफ्ता हुआ टोटल पीरियड, और मंगलवार ट्यूसडे हुआ एक ही समय। तो एक समय दिया हो तो सिंस लगाओ, और टोटल पीरियड दिया हो तो फॉर लगाओ। क्या बात समझ आई? हाँ भाई, बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको हमने कर लिया सेव। और यहाँ तक हमने जो है वो सेशन देखा, अलग अलग ढेर सारे रूल जो है वो मैंने समझाने की कोशिश की है आप सभी लोगों को। यहाँ हम रुक जाते हैं और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक आप बहुत अच्छे अच्छे रूल्स जो है, ये रूल्स देखे, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया रूल्स समझाने की कोशिश की हमारे सेशन में। आज जो सेशन जो मैंने लिया है ये वाला पार्ट वन, ये पार्ट वन में बहुत ही बेसिक रूल है। अब अगला जो पार्ट होगा इसमें और भी एक्स्ट्रा रूल जो है वो मैंने बहुत ज्यादा ऐड किए हैं। इसी तरह चलेंगे, जैसे एक प्रश्न उसका रूल, एक प्रश्न उसका रूल मैंने समझाने की कोशिश की है, इसी तरह पार्ट सेकेंड भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ रुक जाते हैं। आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, एक एक रूल अपने बुक में नोट डाउन करके रख लो। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, पढ़ाई करते रहिए, जब भी एग्जाम हो पढ़ाई करते रहिए। आपके पास सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम्स है, और मैं ये बात ना अश्योर करती हूँ आप सभी लोगों को, इस एग्जाम, ये जो भाई मैं अंग्रेजी का जो भी आपके पास प्लेलिस्ट है या फिर सेशंस ले रही हूँ, इसके द्वारा आप सिर्फ एमपी के एग्जाम्स ही नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स को भी अप्रोच कर सकते हो। बहुत अच्छी तरह हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखो, बाय बाय, जय हिंद।